राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये जो निर्वाचित सदस्य हैं इन्हीं को ही मिलाकर निर्वाचन मंडल का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसमें जब मतदान की बात आती है तो अब हमारे देश में हम देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं 28 राज्य हैं, इसमें उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी है जो बहुत बड़ा है, जहां लोकसभा की सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा की सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ सिक्किम जैसे, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्य भी हैं जहां एक एक है सीटों की संख्या। तो ऐसे में जब इन सभी निर्वाचित सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना है तो संविधान निर्माताओं को लगा कि इसमें जब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 776, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं कुल मिलाकर हैं 776। लोकसभा के 543 निर्वाचित और राज्यसभा के 233। और दूसरी ओर जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं निर्वाचित वो है 4896। अंतर हो गया ना दोनों की संख्या में, और भाग दोनों ने लेना है। तो इसके लिए ये विधि निकाली गई कि हर जो मतदाता इसमें मतदान करेगा उसकी जो वोट वैल्यू है वो एक नहीं होगी, उनकी वोट वैल्यू निर्धारित की जाएगी। और ये वोट वैल्यू निर्धारित करने के लिए संविधान में ही फार्मूले दिए गए कि जैसे किसी भी राज्य के जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, वो जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो उनकी जो वोट वैल्यू है वो क्या होगी, इसके निर्धारण के लिए जो फार्मूला है वो क्या है कि राज्य की कुल जनसंख्या, और ये जो कुल जनसंख्या है राज्य की, ये आंकड़े कौन से लेने हैं? 1971 के, क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हर राज्य की अलग अलग है। जैसे हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा के लिए, इसी तरह से किसी स्टेट्स में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ये जनसंख्या के आधार पर हैं, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ सीटों की संख्या कम है। तो ऐसे में 1971 के जो आंकड़े थे जनसंख्या के वो फ्रीज कर दिए गए थे कि फिलहाल इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जिस राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं की सीटें निर्धारित की गई हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ही वो आगे चलती रहेंगी। कब तक? 2000 में जो जनगणना जो होगी 2000 में, जनसंख्या की जो गिनती होगी, तब जो नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो तब ये परिवर्तन इसमें किया जाएगा। लेकिन उसको फिर से अब 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है कि आगे जो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तब देखा जाएगा कि ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि करनी है या नहीं करनी। तो इसलिए 1971 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उन्हीं को ही आधार बनाया गया है। तो एक राज्य में, किसी भी राज्य के जो विधायक के मत का मूल्य हमने जानना है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में जब अपना वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए किसी भी राज्य की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें हरियाणा का एग्जाम्पल लेंगे। हरियाणा में जो 1971 की जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो जनसंख्या है 1,36,808 है, और निर्वाचित निर्वाचित विधायक कितने हैं? 90। तो यहाँ 1,36,808 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और फिर जो हमें प्राप्त होगा उसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से सारा डिवाइड करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो है 112। माने हरियाणा का जो विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में हिस्सा लेगा, वोट तो वो एक ही देगा, लेकिन उसके वोट की जो वैल्यू है वो 112 होगी, वो 112 काउंट होगा, एक वोट 112 के बराबर होगा। इसी तरह से हर स्टेट के जो विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू, उनकी जनसंख्या और जो उस स्टेट के विधायक हैं उनके आधार पर अलग अलग, विधायकों की संख्या के आधार पर अलग अलग हो जाएगी। तो ये तो हुई विधि विधायकों के मतों का मूल्य जानने की। फिर इसके बाद सांसदों ने भी तो इसमें भाग लेना है राष्ट्रपति के चुनाव में।
तो सांसदों के मत का मूल्य निकालने की क्या विधि है निर्धारित करने की, कि अब इस समय जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में हमने हर स्टेट के इस तरीके से वोट वैल्यू निकाल ली। अब हरियाणा में जो हमने वोट वैल्यू निकाली, एक विधायक के मत का मूल्य 112, ठीक है, और कुल विधायक कितने हैं 90, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो संख्या आ जाएगी 10,080 आएगी है। तो ये क्या हुई, हरियाणा के सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक है। इस तरीके से हम 28 राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य जान लेंगे और उसको हम भाग देंगे सांसदों की संख्या से, निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसद लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, वो हुए 776। और इस संख्या को ये आएगी जो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था 54, 94, 74, ये संख्या आएगी और इसको हम 776 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 708, माने एक सांसद के वोट की वैल्यू होगी 708। सांसद जो राष्ट्रपति के चुनाव में, एमपी जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा, उसका एक वोट 708 के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सभी जो है मतदान में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आ जाता है कि जो वोट दिया जाएगा, प्राथमिकता का निर्धारण, इसमें एक हेडिंग और आ जाएगा बीच में जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा। प्राथमिकता का निर्धारण, जब कोई भी जो विधायक या सांसद मतदान में हिस्सा लेगा तो इस तरह का जो बैलेट पेपर है, हमने मान लिया कि कुल वोट तो है 1000 और उम्मीदवार हैं 4, तो बैलेट पेपर इस तरीके का है A, B, C और D। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसमें जो 4 उम्मीदवार हैं, मतदाता को चारों उम्मीदवारों को अपनी प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता देनी है कि मेरे इन चारों में से पहली पसंद कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। सिर्फ एक निशान नहीं लगाना कि ये उम्मीदवार फाइनल है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनको प्रेफरेंसेज देनी है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें अब मतदान हो गया, उसके बाद क्या होगी, मतगणना होगी। लेकिन इसके लिए एक जो और व्यवस्था है कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त करना है। तो ये मतों का निश्चित कोटा कैसे निर्धारित होगा कि कुल वैध मत, जितने भी वोट डले हैं, कुल वैध मत। अवैध मत कौन से होते हैं कि जैसे बैलेट पेपर पे निशान लगाया, वो निशान क्लियर नहीं है, 2 खानों में जा रहा है इकट्ठा, तो वोट रद्द हो जाएगा। या फिर उसको मोड़ते हुए स्याही जो है सारे में फैल गई, वो वोट भी रद्द हो जाएगा, वो अवैध मत है। तो कुल वैध मत बटा में सीटों की संख्या +1 और सारे का +1। यहाँ हमने कुल वैध मत मान लिए 1000 और सीटों की संख्या, राष्ट्रपति एक ही चुना जाना है, 1 + 1 2 हो गया। कुल वैध मतों को 1000 को हम 2 से भाग करेंगे, आएगा 500 और सारे का +1 है तो कितना हो गया 501, माने आधे से 1 अधिक। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इसमें आ जाएगा जब मतगणना होगी, सबने अपनी प्राथमिकताएं दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राथमिकताओं के आधार पर A को मिले 200 वोट, B को मिले 225, C को मिले 240 और D को 235। ये जब पहली बार बैलेट पेपर ओपन हुए तो हर बैलेट पेपर में जो फर्स्ट चॉइस है वो काउंट होगी, पहली बारी में फर्स्ट चॉइस काउंट होगी। और यहाँ जीतने के लिए कितने चाहिए वोट, 501, लेकिन यहाँ 501 किसी को नहीं मिले। ये फर्स्ट राउंड की मतगणना है। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब किसी को भी मतों का निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें सबसे कम वोट किसको मिले हैं, A को इससे बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है? A के वोट कितने हैं, 200। और ये जो 200 वोट, अब इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो A था, सेकंड प्रेफरेंस तो यकीनन कोई और होगा इन तीनों में से। तो इसके ये जो 200 वोट है फिर से देखे जाएंगे, उसमें
जरूरी नहीं है कि सेकंड राउंड हो। अगर किसी भी उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तो ही सेकंड राउंड की मतगणना होगी। यदि निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और सेकंड राउंड में भी यदि किसी को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक?